हेलो स्टूडेंट्स, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और भी हम लोग करेंगे। इसके बाद हम पावर्स वगैरह के बारे में बताएंगे, रेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को। तो यार पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस तरह के जितने भी ग्राफ आपको चाहे सैंपल पेपर में या फिर आपके साइड बुक में, एनसीईआरटी में, जहां कहीं भी मिलेंगे, आपके लिए इस तरह के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखना है इस सारे क्वेश्चन को। यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो, ये एक वी आई ग्राफ दिया गया है जहां पे वी जो है कहां पे है, वाई एक्सिस पे है और आई है एक्स एक्सिस पे। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, T1 लेस देन T2 या फिर T1 ग्रेटर देन T2 या फिर T1 इज इक्वल टू T2 या फिर T1 T2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बताना है। तो भाई अगर ये ग्राफ आप देख रहे हो, ये वी आई ग्राफ जो होगा, इस तरह के वी आई ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा भाई? यहां से निकालोगे तो ये डेल्टा वी होगा, ये डेल्टा आई होगा, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई क्या होगा? आर। इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको देने वाला है क्या है? रेजिस्टेंस। तो आप बताओ, जिसका स्लोप इसका मतलब ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन जो T2 के लिए प्लॉट किया गया है, इसका रेजिस्टेंस आप R1 मान लीजिए, और T1 टेम्परेचर पे जो ग्राफ प्लॉट किया गया है उसका रेजिस्टेंस आप मान लीजिए R2। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ फॉर टेम्परेचर T2 इज मोर देन दैट ऑफ T1। इसका मतलब ये स्लोप इससे ज्यादा है। तो अगर ये स्लोप इससे ज्यादा है, इसका मतलब R1 की वैल्यू क्या होगी? R2 से ज्यादा होगी। R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा होगी। लेकिन क्वेश्चन में टेम्परेचर के बारे में पूछा है, तो जैसा कि आप लोग फैक्टर अफेक्टिव रेजिस्टेंस में आपने देख लिया होगा कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। तो भाई R1 अगर R2 से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि R1 का स्लोप R2 से ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि भाई T2 जो है हमारा वो T1 से ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे T2 ग्रेटर T1 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको T2 ग्रेटर T1 पढ़ो या इधर से अगर पढ़ोगे तो क्या होगा? T1 इज लेस देन T2। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बेसिकली इन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखो। यहाँ पे है, इफ ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स एज शोन बिलो। ये आपका एक अरेंजमेंट दिया है रेजिस्टर्स का। इसमें आपको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देना है यहाँ पे। भाई अगर बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगी। यहाँ पे I1 करंट मान लो चली गई, I2 करंट चली गई। तो सेम I1 करंट फ्लोज थ्रू 2 ओम एंड 2 ओम। इसका मतलब ये किस में होंगे? सीरीज में। और बिल्कुल ये I2 करंट इन 2 ओम और 2 ओम में जा रही है, तो ये भी किस में होंगे? सीरीज में। यानी ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में और ये दोनों भी कॉम्बिनेशन सीरीज में होंगे। तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसे लिख सकते हो, रिजल्टेंट of 2 ohm and 2 ohm resistors is R1 बोलो, R1 इज इक्वल टू, दोनों सीरीज में, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 ओम। अगेन ये 2 ओम और 2 ओम भी किसमें है? सीरीज में है। तो यहां भी वही सेंटेंस लिख दो, रिजल्टेंट ऑफ 2 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स इस, इसको R2 बोलो, तो यहां भी 2 प्लस 2 सेम चीज 4 ओम। नाउ अब हमारा फिगर कैसा बनने वाला है जरा देखो। ये 2 ओम और ये जो 2 ओम है, इसके जगह पे आपका कितना आ गया? यहां से R1 आ गया और ये हो गया 4 ओम। इस 2 ओम और इस 2 ओम के जगह पे आपका क्या आ गया? R2 आ गया, और ये भी कितना है? 4 ओम। अब भाई बैटरी लगा दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी लगा दो यहां से।
बैटरी लग गई, वही आई करंट यहां से निकल रहा है, जो I1 यहां गया और I2 यहां गया। अब जरा I1 और I2 को जरा ध्यान से देखो, इन दोनों में डिफरेंट अमाउंट में करंट फ्लो हो रहे हैं नहीं, R1 और R2 में, यानी ये अब क्या हो गए पैरेलल। अब कोई रेजिस्टेंस बचा नहीं है, तो फाइनल लिखने की बारी आ गई। देयरफॉर टोटल, जो कि इफेक्टिव कहलाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, इसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस 1/R, पैरेलल का फार्मूला 1/R1 + 1/R2, तो 1/4 + 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4, तो कैंसिल कर दो तो 1/2, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। यानी इस अरेंजमेंट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया कितना आ गया 2 ओम। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लेना, ओके। अब हम लोग जरा दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा था इस अरेंजमेंट में, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये क्या था फर्स्ट पार्ट था। अब जरा हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, यार देखो ध्यान से, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सॉरी टोटल करंट के सर्किट में सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना आ गया था हमारे पास, कितना आया था 2 ओम आ गया था। देखो सेल या बैटरी लगी हुई है, उसका वोल्टेज कितना दिया है 12 वोल्ट, तो भाई I क्या होगा V/R ओम्स लॉ से, तो 12/2 कितना आ गया, तो यहां से आ गया 6 एंपियर, कितना आ गया 6 एंपियर आ गया। अच्छा चलो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ढंग से देखो, यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का निकालना है। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल दीजिए, रिजल्टेंट बोल दीजिए, टोटल बोल दीजिए, सब सही है। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, अगर इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, ए और बी के बीच में फाइंड करना है, तो यहां से करंट निकलेगी। इस जंक्शन पे इसको दो रास्ते मिल गए, तो इसमें I1 करंट फ्लो कर जाएगा और इसमें I2 करंट फ्लो कर जाएगा। अब ये I1 करंट यहां से 6 ओम में फ्लो किया और ये I1 करंट यहां से निकला, यही I1 करंट यहां भी आया, अथवा ये I1 करंट यहां से 6 ओम में होते हुए यहां आया, दोनों यहां पे I1 और I2 मिलकर के वापस I करंट बना लिए। अब ये I करंट फिर वापस यहां पे डिवाइड होगा, तो भाई यहां पे वो मान लो अलग अलग भी हो सकते थे, तो मान लो अब वापस 6 ओम यहां मिल गया, तो I1 करंट यहां आ गया, I2 करंट यहां आ गया। ये 6 ओम सब जगह है, ये और भी हो जाता, तो अगर ये कहीं 6 ओम और 6 ओम के जगह कुछ और रेजिस्टेंस लिखा होता, तो जो है हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम जो है I1 R2 जगह पे I3 I4 लिख लेते। ओके, अब देखते हैं क्या है, इन दोनों रेजिस्टर्स में करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब ये दोनों किसमें है पैरेलल में है। तो यहाँ पे सीधे ऐसे लिखा करो, लिखने का तरीका क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 6 ओम कॉम्बिनेशन, इसको आप R1 बोलिए, क्योंकि फाइनल जब निकालेंगे तभी आप R बोलना, तो इसको आप R1 बोल दो। तो भाई पैरेलल में है दोनों, क्योंकि करंट डिवाइड हो रही है, तो 1/R1 = अभी 1/6 हो जाएगा, पैरेलल में ही फाइनल होता है, 1/, करके लिखते हैं, तो 1/6। तो यहां से 1/R1 = हो गया 2/6, भाई 6 से होते लोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2 3 जा, तो यहां से R1 की वैल्यू आ गई कितनी 3 ओम, कितनी आ गई 3 ओम। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ 6 ओम एंड 6 ओम कॉम्बिनेशन, इसको आप R2 बोल दो। तो R2 बोलोगे तो पैरेलल में ये दोनों भी होंगे, क्योंकि करंट वहां भी डिवाइड हो रहा है, तो 1/R2 = 1/6 + 1/6 अगेन 2/6, तो 1/3, यानी R2 भी कितना आ गया 3 ओम। अब फिगर को चेंज कर लो, अब फिगर हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, इन दोनों के जगह पे क्या आ चुका है 3 ओम, ऐसे लिख लो, चलो यहाँ 3 ओम आ गया, और इसको आपने क्या बोला है, दोनों का रिजल्टेंट R1, इन दोनों के जगह पे भी कितना आया है 3 ओम आया है,
इसको आपने क्या बोला था R2, चलो ये भी हो गया। अब ये पॉइंट आपका A था, ये पॉइंट आपका B था। अब A और B के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना था टोटल, तो यहाँ से करंट जा रही है, वही यहाँ आ रही है, वही यहाँ आ रही है। अब सेम करंट दिखने लगा, फ्लो हो रहा है, तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो फाइनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू 3 + 3 6 ओम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ बच्चे देखो सर्किट डायग्राम बहुत टिपिकल भी होते हैं, बहुत टिपिकल। एक हेक्सागोन बना करके उसमें बहुत सारे रेजिस्टर लगा दिए जाएंगे, बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन जब आप 11-12 में जाओगे तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया जाएगा, वहां पे किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया जाएगा, तो आप और तरीके से आप लोग डायग्राम सॉल्व करना सीख जाएंगे। अभी आप क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th में बोर्ड में जितने तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं वो सारे मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 10th के। अभी सर्किट डायग्राम और भी टिपिकल होते हैं। जब बहुत टिपिकल होने लगेंगे तो वहां पे आपको किरचॉफ्स लॉ का यूज करना होगा, फिर वहां पे कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज का भी यूज करना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप 10th में हो तो 10th लेवल तक के क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब जैसे मैंने एक आपके सामने एक क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। चलो यहां 2 ओम, यहां 2 ओम, यहां 2 ओम, यहां भी 2 ओम। ये पॉइंट बोल दिया A और ये पॉइंट बोल दिया B। अब तुमसे कह रहा है A और B के बीच का रेजिस्टेंस निकालो। फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने हो गया। तो यार जिन दो पॉइंट के बीच में तुमको निकालना हो ना रेजिस्टेंस, उसमें से एक पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया करो, इमेजिन कर लो, और दूसरे को बैटरी के निगेटिव से जोड़ दो। जैसे A और B के बीच में हमें निकालना है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो ऐसे एक लाइन बना लो ऐसे, यानी यहां से करंट भेज दो और यहां से करंट निकाल दो। यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल मान लो बैटरी का है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, करंट यहां से निकलेगी और फिर यहां से निकल जाएगी, करंट यहां पे आएगी और यहां से निकलेगी। तो अब इस चीज को समझाता हूं, समझो। तो A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला था, तो हमने A से करंट भेजा और B से निकाल लिया। अब जब हमने A से करंट भेजा तो वो कहां जा रहा होगा। जैसे वो करंट इस जंक्शन में पहुंचा, उसको दो रास्ते मिले, एक इधर एक इधर। तो मान लो इधर I1 करंट फ्लो कर गया और इधर क्या गया I2 करंट। तो ये जो I1 करंट है, सेम करंट इस 2 में भी आएगा, वही करंट फिर यहां भी आएगा, वही I1 करंट इसमें भी फ्लो करेगा, और फिर यहां से होता हुआ ये I1 करंट यहां जाकर के निकल जाएगा, और ये I2 करंट यहां से आकर के इधर निकल जाएगा। दोनों करंट निकल गए यहां से, और मिलकर के I करंट वापस बाहर निकल गया। कुछ लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि I2 करंट तो इधर जा रहा है, क्यों नहीं इधर घूम जा रहा है। अरे यार ये निकलेगा, इधर ही निकलेगा, इधर से करंट ऑलरेडी आ रही है एक और। अब देखो अब क्या है, अब सेम करंट यहाँ पे जो है फ्लो कर रहा है, सेम I1 करंट तीनों में फ्लो कर रहा है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम कॉम्बिनेशन, इसको आप R1 बोल दो। तो सेम करंट सब में फ्लो हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा भाई देख लो सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये सीरीज में हुए, ध्यान रखना। तो सीरीज में सब जुड़ जाते हैं, तो 2 + 2 + 2 क्या हो गया 6 ओम हो गया। अब फिगर कैसा हो गया हमारा, फिगर हमारा कुछ ऐसा हो गया। इन तीनों के जगह पे कितना आ गया है 6 ओम। अब इनके जगह पे हमने 6 ओम रख दिया, यानी ये तीनों के जगह पे आ गया R1 की वैल्यू 6 ओम, और ये ऑलरेडी 2 ओम दिया ही था। ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B। करंट तुमने भेजा यहां से, करंट तुमने निकाला यहां से। अब जो करंट I यहां से आ रही थी, इसमें गई थी कितनी करंट I2, और इन तीनों में गई थी कौन सी करंट I1। अब दोनों में अलग अलग, अब देखो यहाँ पे इसमें I1 करंट जा रही है, इसमें I2 करंट जा रही है, तो करंट डिवाइड हो गई। डिफरेंट अमाउंट में कलर अगर रेजिस्टेंस फ्लो करते हैं तो पैरेलल में होता है।
अब ये दो ही बचे हैं, तो फाइनल क्या होगा, तो बस फाइनल लिख दो, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में है तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 करोगे, तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6, तो 1/r इज इक्वल टू बाई 6 एलसीएम ले लो, 3 प्लस कितना 1, तो 1/r इज इक्वल टू 4/6, 2 जा 2 3 जा, चेक कर लो कहीं गलती हो रही हो तो बताओ, 6 एलसीएम है, 2 3 जा सही है, 3 ठीक है, तो भाई 4/6 2 2 जा 3 2 जा, तो r की वैल्यू क्या हो गई 3/2 ओम यानी कि 1.5 ओम। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स है। अब आप खुद अपने सारे प्रॉब्लम्स को लगाना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम तो हैं ही, हमसे पूछो। इसके बाद हम लोग पावर पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल उसके बाद आप बताएंगे। फिर देखते हैं आप लोग को उसमें डोमेस्टिक वायरिंग वगैरह के बारे में भी दिया होगा, तो उसको देखा है कुछ सिलेबस में चेंजिंग आई है, तो अगर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह के बारे में दिया होगा, पावर ट्रांसमिशन के बारे में दिया होगा तो वो भी बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।